morning everyone. In this particular video lecture we will discuss regarding an inductor and its connection. First of all, we will start with the basic, that is the definition of inductor and voltage across it and the value of current passing through it and the amount of power dissipation, all about the inductor. Now friends, as you can see here, inductance is the property of a material by virtue of which it opposes any change of magnitude or direction of electric current passing through the conductor. देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इंडक्टर क्या होता है. देखिए, इंडक्टर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अगर उसको हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का, अगर कोई भी जो है कोई भी किसी भी अगर सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर हम लोग उसको आउंड कर देते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम लोग आउंड कर देते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर मेरा करंट कैरिंग वायर है, उसको हम लोग एक सिलेंड्रिकल कोई भी मेरा चीज़ है उसके ऊपर अगर हम लोग उसको आउंड कर देते हैं, ठीक है, आउंड करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो बेसिकली मेरा क्या होगा, वो जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे. ठीक है, इंडक्टर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, कुछ इस टाइप का मेरा क्या होता है, इंडक्टर होता है. इंडक्टर भी बेसिकली क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल होता है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग के फॉर्म में बेसिकली हम लोग उसको क्या करते हैं, शेप दे देते हैं. ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो देखिएगा, इंडक्टर तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है. इंडक्टर कुछ नहीं होता है, बस एक सिंपली करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जो कि एक स्पेशल शेप का होता है. ठीक है, और उस शेप को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो जिस शेप का स्प्रिंग होता है उसी टाइप का मेरा इंडक्टर भी होता है. और उसको अगर बनाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले जो वायर लेना होगा, वायर को हम लोग क्या करना होगा, वायर को जो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अराउंड हम लोग क्या करना होगा, आउंड कर देना होगा, मीन्स लपेट देना होगा. फिर जो मेरा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो मेरा बेसिकली क्या होगा, इंडक्टर होगा. देखिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो देखिए, कहता क्या है कि इंडक्टेंस. देखिए, इंडक्टर तो हम देख लिए. देखिए, इंडक्टर बेसिकली मेरा क्या होता है, इंडक्टर जो होता है मेरा एक डिवाइस होता है. ठीक है, इंडक्टर. लेकिन इंडक्टेंस जो होता है क्या होता है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. किसी भी मटेरियल का इंडक्शन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या करता है वो, कि अपोज करता है. कोई भी जितना भी करंट का वैल्यू से पास कर रहा हो, अगर उस करंट के वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहें तो उस चेंज को क्या करेगा, इंडक्टर अपोज करता है. ठीक है, और अगर जो करंट का वैल्यू पास हो रहा है या फिर जो करंट जिस डायरेक्शन में पास हो रहा है, अगर उस डायरेक्शन को या फिर करंट के वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो उसको इंडक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, तो इंडक्टेंस मेरा बेसिकली क्या है, एक मेरा क्या है, प्रॉपर्टी है. ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसके कारण वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, देखिए, कहता है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी. इंडक्टेंस का यूनिट मेरा हेनरी होता है और उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है मेरा हेनरी होता है और उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं. और इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज बेसिकली द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. देखिए, क्या कहता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए क्या होता है. देखिए, फैराडे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग जो है दो लॉ दिए हैं. ठीक है, वही लिखे हुए हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग फैराडे का दो लॉ है. ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक ईएमएफ एंड ईएमएफ एंड मैग्नेट, देन ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द कंडक्टर. देखिए, कहता क्या है कि इफ़ देयर इज अ रिलेटिव मोशन कहने का मतलब क्या है, या तो हम मैग्नेट को मूव करेंगे या फिर जो है कंडक्टर को मूव करेंगे, दोनों में से कोई एक जो होगा मोशन में रहेगा. ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि इफ़ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, ये मेरा मैग्नेट है. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के दोनों में से कोई एक मोशन में रहेगा, या तो मेरा ये मैग्नेट मोशन में रहेगा या फिर ये मेरा क्या रहेगा, कंडक्टर मोशन में रहेगा. ठीक है, तो जैसे रिलेटिव मोशन हम लोग करेंगे, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. तो ये मेरा जो कंडक्टर है इसमें क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये जो है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहला लॉ है. अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड. जैसे ही मेरा ये कोई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट और कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर हो गया, ये मैग्नेट हो गया, कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन जैसे ही होगा, या तो मेरा कंडक्टर मूव करेगा या फिर मैग्नेट मेरा मूव करेगा, दोनों में से कोई एक एट अ टाइम मूव करना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन है. जब रिलेटिव मोशन आएगा तो ईएमएफ, द अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर इज मूव. सेकंड लॉ से हम लोग क्या मिलता है बेसिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस, मीन्स कितना जो हम लोग का ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज़, उसका वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं सेकंड लॉ से. तो ये बोलता है कि ईएमएफ अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेट इज मूव्ड अराउंड कंडक्टर इज गिवन बाई. ठीक है, तो कितना जो है इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा
उसका वैल्यू कितना होता है E इज इक्वल टू L1 इंटू DI/dt, जहाँ पे L1 क्या है, इस कंडक्टर का क्या है, इंडक्टेंस का वैल्यू है, ठीक है, और DI/dt क्या है, बेसिकली चेंज इन करंट है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt होता है, E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, जहाँ पे L इंडक्टेंस हो गया और DI/dt जो है चेंज इन करंट को शो कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट इंडक्टर के बारे में L जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में देखते हैं। ये कहता क्या है कि अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ व्हेन ट्विस्टेड इनटू अ कॉइल, ठीक है, जब वायर एक फाइनाइट लेंथ के वायर को हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं, कॉइल के फॉर्म में उसको हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं, इट बिकम्स अ सिंपलेस्ट कंडक्टर, तो क्या होता है, कंडक्टर का रूप ले लेता है। एज सुन एज करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल, जितना देर तक करंट जो होगा कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उस कॉइल के चारों तरफ बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसमें जैसे हम लोग करंट देंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहीं पे बोल रहा है, because however with an change of flow of direction of current the electromagnetic field changes, ठीक है। वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को चेंज करते हैं, तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द चेंज ऑफ द चेंज, फिर क्या कहता है, दिस चेंजेस द फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज VL अक्रॉस द कॉइल एंड इट इज़ गिवन में। देखिए कहता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई भी एक ये मेरा कंडक्टर हो गया, ठीक है, करंट करिंग कंडक्टर हो गया, ठीक है, और इसे हम लोग करंट पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा, और जैसे ही हम लोग करंट के वैल्यू को चेंज करेंगे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज होगा, अब देखिए चेंज होते होते क्या होगा कि इसके जैसे ही चेंज हम लोग करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा और एक EMF इंड्यूस होगा, और उस EMF जो इंड्यूस हुआ उसका वैल्यू जो है बेसिकली कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे VL इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt, ठीक है। तो L क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस है और DI/dt क्या है, चेंज इंटू करंट है। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों है, तो माइनस जो है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, तो लेंस लॉ क्या कहता है, फैक्टर इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द केज, ठीक है, मीन्स वोल्टेज क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा है तो उसके कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, इसीलिए जो है मेरा यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, कि जिस कारण से मेरा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण मेरा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है क्या करेगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। तो इसी कारण मेरा यहाँ पे लेंस लॉ आता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए VL इज इक्वल टू क्या हो गया, L इंटू DI/dt, आप लोग समझ गए माइनस क्यों आता है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है, डेट इज फैक्टर इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द केज, मीन्स जिस कारण से वो प्रोड्यूस होगा उसी को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण मेरा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वोल्टेज क्या करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा L इंटू DI/dt हो गया। अब देखिए DC के केस में क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट के केस में क्या होता है कि मेरा DI/dt का वैल्यू जीरो होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा VI का जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा मेरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही मेरा DI/dt का वैल्यू जीरो हुआ तो उस केस में मेरा क्या हुआ, वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो देखिए क्या हुआ, अगर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि DT का वैल्यू यहाँ पे जीरो करते हैं, ठीक है, तो DT के वैल्यू का जीरो करते हैं तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, VL का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इस फार्मूला से अगर देखें तो VL का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या है, वोल्टेज का वैल्यू इनफाइनाइट करना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पे DI/dt कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस के कारण इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि उसके कारण जो है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम DT के वैल्यू को जीरो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि टाइम को सडन हम लोग चेंज करते हैं, टाइम को जैसे हम लोग सडन चेंज करेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो मेरा इंडक्टर होता है वो क्या करता है कि सडन चेंज इन करंट को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग देखें वहाँ पे क्या स्टेडी स्टेट के करंट में मेरा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नोट में हम लोग देखेंगे, नोट में कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वुड बी जीरो इफ द करंट थ्रू इट रिमेंस कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि DI/dt का बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है, जीरो अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, DI/dt का वैल्यू जीरो रखते हैं, मीन चेंज इन करंट का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो उस केस में मेरा VL का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, मीन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वोल्टेज जो है
कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वुड बी जीरो इफ करंट थ्रू इट रिमेंस कांस्टेंट। अगर करंट का वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहता है कि दिस मीन्स दैट एन इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट कॉइल इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के वैल्यू में क्या कहता है कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। व्हेन स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट, जब स्टेडी करंट उसे हम लोग फ्लो कराएंगे मीन्स डी बाई डी टी के वैल्यू जब हम जीरो करेंगे मीन्स स्टेडी करंट फ्लो करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो इंडक्टर होगा एज अ शॉर्ट सर्किट कॉइल बिहेव करेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर dt के वैल्यू को अगर हम जीरो करेंगे तो उसके में मेरा वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडक्टर होगा सडन चेंज इन करंट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट जस्ट आफ्टर स्विचिंग अक्रॉस डीसी। जैसे हम लोग उसमें डीसी सप्लाई करेंगे इंडक्टर में तो क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही हम लोग उसमें स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इन केस ऑफ डीसी करंट के केस में हो जाता है इंडक्टर मेरा किस तरीके से बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट बिहेव करता है। और इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट जो है मेरा इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो कहता है कि इंडक्टर जो होता है स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इंडक्टर जो है किस फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का जो फार्मूला होता है किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को फाइंड आउट, वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये फार्मूला होता है VL इज इक्वल टू मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू L इंटू di/dt, वेयर L जहाँ पे L क्या है बेसिकली वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस है, ठीक है। और di/dt क्या है, चेंज इन करंट है। तो VL इज इक्वल टू L इंटू di/dt हो गया। अगर हम लोग यहाँ से करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग di इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो VL इंटू dt/L हो जाएगा, ठीक है, VL इंटू dt/L हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, I का वैल्यू जो है I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t vdt आ जाएगा। तो ये मेरा करंट का वैल्यू हो गया और ये मेरा वोल्टेज का वैल्यू हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पावर को देखते हैं, पावर का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए पावर इज इक्वल टू हम जानते हैं कि V इंटू आई होता है और V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, L इंटू di/dt। तो फिर हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, LI di/dt वाट हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, LI di/dt वाट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर के द्वारा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी या फिर वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t pdt होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला जैसे हम लोग P का मान रखेंगे LI di/dt, तो dt से dt यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 LI di हो जाएगा, तो L बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ LI² आ जाएगा। तो वर्क डॉन या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ LI² इन केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया बेसिकली। अब देखिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये कहता है क्या है कि एक प्योर इंडक्टर जो होता है कभी भी एनर्जी को डिसिपिएट नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एनर्जी को हमेशा स्टोर करता है। अगर एक हम लोग प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर जो होता है कभी भी एनर्जी को डिसिपिएट नहीं करता है, वो हमेशा एनर्जी को जो होता है स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। सबसे पहला जो है क्या है, सीरीज कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे कि हम लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि दो इंडक्टर को जो है आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, इन टू इन कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर देंगे कि इनिशियली जो मेरा इंडक्टर है वो क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक है। और दोनों के बीच में हम लोग इतना सफिशिएंट गैप रख रहे हैं ताकि दोनों के बीच में क्या म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ये हम लोग कनेक्शन मान लेंगे। अब देखिए हम लोग दोनों क्या करेंगे, इन टू इन कनेक्ट कर देंगे और मेरा इंडक्टर इनिशियली डिस्चार्ज रहेगा, दोनों के बीच में इतना सफिशिएंट गैप रहेगा जिसके कारण दोनों का फ्लक्स क्या करेगा, लिंक नहीं करेगा, मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन का केस नहीं होगा। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि करंट का वैल्यू क्या होता है, इंडक्टर सीरीज कनेक्शन में सेम होता है, वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होता है। सेम हम इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो ओवरऑल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल V इज इक्वल टू हम लोग देखें तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, सेम हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद में देखिए ये मेरा ओवरऑल वोल्टेज है, तो ओवरऑल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल मेरा टोटल क्या है इंडक्टेंस का वैल्यू, तो L इक्विवेलेंट, ठीक है, इंटू di/dt हो गया यहाँ पे। फिर V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 इंटू di/dt। चूँकि करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इसलिए di/dt का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग di/dt का वैल्यू हमें सभी केस में क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 इंटू di/dt हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो डी बी डी टी को कॉमन करके कट कर देंगे तो एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, L1 + L2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सीरीज में बहुत सारा इंडक्टेंस जो है कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का जो इंडक्टेंस का वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इफ़ ऑल इंडक्टेंस अगर सेम होगा तो एल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ इंडक्टेंस है, अगर सबका वैल्यू सेम है, ठीक है, तो n × L कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल की बात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है हर एक डिवाइस के क्रॉस, इसीलिए जो होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल जो है सीरीज कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल अगर फाइंड आउट कर रहे हैं मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टर, इंडिविजुअल इंडक्टर, तो अगर हम लोग V1 मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 1 अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, L1 × di/dt हो जाएगा। और di/dt के वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, di/dt के वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो V/L इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो L1 × V/L इक्विवेलेंट हो गया। और L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, L1 + L2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गया, देखिए L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया V1 इज इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो V1 इज इक्वल टू आ गया V × L1/L1 + L2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर V2 फाइंड आउट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वोल्टेज V और इंटू जिसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और बाकी जो इक्विवेलेंट में होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो ये मेरा हो गया वोल्टेज डिवीज़न रूल। अब हम लोग जो है पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पैरेलल कनेक्शन में हम लोग जो यहाँ पे दो इंडक्टर को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पैरेलल में मेरा क्या होता है, पैरेलल में अगर हम लोग क्या होता है, वोल्टेज जो होता है सेम होता है और करंट का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस ओवरऑल सर्किट में अगर हम लोग करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इस ओवरऑल सर्किट में अगर हम लोग करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हम लोग I1 + I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखे हुए I इज इक्वल टू I1 + I2। और जैसे कि हम जानते हैं कि करंट का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 क्या होता है, VDT होता है। तो सेम हम लोग फार्मूला यहाँ पर रख दिए। I मेरा क्या है, इक्विवेलेंट करंट है, ओवरऑल सर्किट का करंट है, तो इसीलिए 1/L इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V × dt हो जाएगा। और चूँकि वोल्टेज का वैल्यू सब जगह सेम होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ V dt का वैल्यू सब जगह सेम रहेगा। फिर इसको हम लोग कॉमन लेके काट देंगे तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/L1 + 1/L2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, L1 L2/L1 + L2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवरऑल जो मेरा इंडक्टेंस का वैल्यू था वो आ गया। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है और करंट का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग करंट डिवीजन रूल जो है अप्लाई करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग करंट अक्रॉस इंडक्टर 1 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मीन्स I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/L1 इंटीग्रेशन VDT हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन VDT तो 1/L1 इंटीग्रेशन VDT हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन VDT का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, I × L इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब I × L इक्विवेलेंट यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो L1 से L1 कट जाएगा, I अब देखिए हम लोग I1 को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल करंट I × L2/L1 + L2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग I2 के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू ओवरऑल करंट I हो जाएगा इंटू L1/L1 + L2 हो जाएगा। तो ये मेरा करंट डिवीजन रूल हो गया। अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है टोटल डिस्कस किए थे थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस ये मेरा इंडक्टर हो गया जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस हम लोग को इंडक्टर फाइंड आउट करना होगा तब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L × di/dt। करंट फाइंड आउट करना होगा तो 1/L1 इंटीग्रेशन VDT हो जाएगा। फिर पावर इज इक्वल टू VI होता है तो LI di/dt होता है। और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PDT तो 1/2 LI² होता है। उसके बाद में सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोग L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहें तो सबको जोड़ देंगे, इंडिविजुअल का जो इंडक्टेंस का वैल्यू होगा जोड़ देंगे। उसके बाद में अगर L इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर पैरेलल के कनेक्शन में फाइंड आउट करना चाहे तो इस फॉर्मूला से हम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से मेरा करंट डिवीजन रूल हो गया, इसी तरीके से मेरा वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग ओवरऑल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।